और अब बात करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू की। 2 दिन पहले आपको याद होगा, हमास की गुफाओं से इजराइल के जो 6 बंधक बनाए गए थे करीब 10-11 महीने पहले, उन 6 बंधकों के शव मिले थे। उन शव मिलने के बाद इजराइल में एकदम से माहौल बहुत गर्मा गया। पहले से ही कम लोकप्रियता से जूझ रहे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बाकायदा अपने देश से अब माफी मांगनी पड़ी है और देश भर में हमास के साथ बंदूकों की रिहाई का समझौता करवाने के लिए अब उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। वो समझौता करने के मूड में नहीं दिखे हैं, लेकिन अब जनता सड़कों पर है। करीब 4 लाख से ज्यादा लोग परसों के दिन सड़कों पर उतरे थे। लाखों प्रदर्शनकारियों के साथ साथ वहां की ट्रेड यूनियन ने भी समझौते के लिए अब नेतन्याहू सरकार पर दबाव बना दिया है। रक्षा मंत्री भी अपने प्रधानमंत्री की मुखालफत कर रहे हैं। अपने देश में तो वो लोगों के विरोध का सामना कर ही रहे थे, अपनी विरोधियों का, सियासी विरोधियों का भी सामना कर रहे थे। उनके सबसे मजबूत और ताकतवर दोस्त जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस लड़ाई में रहे थे, उन्होंने भी अब कह दिया है कि इजरायली प्रधानमंत्री बंदूकों का समझौता करना ही नहीं चाहते हैं। उनको जितना काम करना चाहिए था बंदूकों की रिहाई को लेकर, वो नहीं कर रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया है, जैसा नेतन्याहू के आलोचक भी उन पर आरोप लगाते रहे हैं कि प्रधानमंत्री का मकसद हमास का सफाया करना नहीं, बल्कि इस संघर्ष को जितना लंबा खींचा जा सके उतना लंबा खींचना है, ताकि उतनी लंबी वो सत्ता पर काबिज रह सकें। ये तस्वीरें 2 दिन पहले की हैं, जब तेल अवीव की सड़कों पर लाखों की संख्या में लोग उतर आए थे। 11 महीने बीत रहे हैं, गजा पट्टी को तबाह करने के बावजूद इजराइल अभी तक हमास से अपने सभी बंधकों को रिहा नहीं करा पाया है। करीब 97 बताया जाता बंधक अभी भी हमास के कब्जे में है। हमास को बर्बाद करने की बात जो नेतन्याहू बोलते रहे, वो भी वो नहीं कर पाए हैं। तो क्या इजराइल अपने बंधकों को कभी छुड़ा पाएगा? क्या नेतन्याहू अपने मंसूबों में कभी कामयाब हो पाएंगे, या फिर इस मोड़ पर इजराइल को हमास के साथ समझौता ही करना पड़ेगा? आखिरकार क्यों हमास इस लड़ाई में नेतन्याहू पर हावी हो गया है? बताया जाता है हमास के पास जो इलाका बचा हुआ है उसमें जमीन के 10-10, 15-15 मंजिल नीचे गुफाएं हैं। उन गुफाओं में इन बंधकों को रखा गया है। हालांकि ये बातें भी मीडिया में आती है, किसी ने देखा नहीं है वो बंधक कहां पर हैं। पर हमास के नेता, हमास के लीडर अपने इलाके से, जो कि फिलिस्तीन का इलाका है, वहां से वीडियो बनाकर रिलीज भी करते रहे हैं और बार बार पोस्टर्स भी रिलीज करते रहे हैं। हमारे इसी मुद्दों पर हमने बात की। हमारे साथ कुछ देर हमारे साथ जुड़ रहे हैं खीमराज जहांगीर साहब, जो कि इस वक्त ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। पहला सवाल तो यही जहांगीर साहब आपसे, कल जब हम आपसे बात कर रहे थे तब तक तो यही बात हो रही थी कि भाई अब क्या करेंगे नेतन्याहू ने अपने देश के लोगों से माफ़ी मांगी है। सवाल यही कि क्या उनको जनता माफ़ कर देगी? क्या स्ट्राइक कॉल ऑफ होगी? नेतन्याहू ने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत ही कम बार माफी मांगी है, तो ये माफी अपने आप में बड़ा मायना रखती है इसराइलियों के लिए। उन्होंने अभी अक्टूबर 7 की जो घटना हुई थी उसके लिए माफी नहीं मांगी है या उसके लिए जिम्मेदारी नहीं ली है। नेतन्याहू का माफी मांगना दो बातों पे मतलब दो कारणों से बहुत गंभीर बात बनी। एक तो डिफेंस मिनिस्टर का गुरुवार और शुक्रवार को ये कहना कि प्रधानमंत्री ने अब ऑफिशियली बंधकों को मरने पे छोड़ दिया है। गुरुवार को जो सिक्योरिटी की बैठक होती है उसमें नेतन्याहू एक रेजोल्यूशन लाते हैं कि हम फिलाडेल्फी कॉरिडोर से आर्मी को कभी नहीं हटाएंगे, और डिफेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि ये तो फिर आप जो बातचीत हो रही है उसके उसके खिलाफ स्टैंड ले रहे हैं, तब तो बातचीत करने का कोई मतलब ही नहीं है, तब तो आप हमास की किसी बात पे समझौता करेंगे ही नहीं। तो नेतन्याहू की सबसे बड़ी मुश्किल गुरुवार और शुक्रवार को थी कि ऑफिशियली जो रक्षा मंत्री हैं वो उनके युद्ध नीति के अब पब्लिकली खिलाफ हैं, जो कि एक बड़ी गंभीर मामला है, क्योंकि बिना सेना और बिना डिफेंस मिनिस्टर की सहमति के युद्ध कैसे जारी रखा जाएगा। और दूसरा जो हुआ घटना वो था 6 लोगों का आ, मारा जाना या उनका कत्ल हो जाना, जो कि हमास की अपनी बर्बरता को तो दिखाता ही है, पर इजराइल के आवाम के लिए बड़ा मतलब कि ये दुखदाई पल था। वो परिवार बहुत महीनों से एक डील की मांग कर रहे थे, पर इनका मारा जाना
बहुत ज्यादा इमोशनल इशू बना, और इस घटना का रक्षा मंत्री की घटना के साथ होना जनता को बहुत मतलब एक तरह से दुख गया। तो जो लेबर यूनियन है उन्होंने स्ट्राइक करी एक दिन की बड़ी, मतलब वो भी बहुत गंभीर चक्का जाम होता है पूरे देश का, जिसमें एयरपोर्ट तक बंद हो जाता है। इसराइल के जो राजनीतिक दूतावासों में जो डिप्लोमेट्स और जो एम्बेसडर हैं वो भी उस वर्कर यूनियन का हिस्सा है, तो वो भी उस दिन काम नहीं करते। तो नेतन्याहू एक तरह से पहली बार राजनीतिक संकट में दिखे, क्योंकि उनके खिलाफ 4 से 5 लाख लोग इसराइल की सड़कों पे उतर आए थे शनिवार को और इतवार को। इसराइल मतलब 90 लाख की आबादी का देश है, तो उस 90 लाख में से अगर 4-5 लाख लोग आपके लिए सड़कों पे उतर आए तो मतलब आपके राजनीतिक संकट का तो मतलब वो पूरा इंतजाम लेके आए हैं। तो नेतन्याहू थोड़े सहमे हुए हैं कि जनता अब उनको कितना दबाव में रख सकती है, और वो डिफेंस मिनिस्टर और सेना के बढ़ते विरोध से भी बचना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरी छवि किसी न किसी तरह से बच जाए जनता के बीच, ताकि वो आर्मी और सेना के प्रमुख से सामना कर सके। वरना युद्ध जीता कैसे जाएगा अगर जनता ही आपके पक्ष में नहीं है और सेना ही आपके पक्ष में नहीं है। जाकिर साहब, अगला सवाल भी यही था। नेतन्याहू आजकल अपने बुरे दिन देख रहे हैं। उनके अपने जो करीबी मित्र हैं, जो बाइडेन साहब अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने भी सवाल खड़े कर दिए उनके इंटेंशन पर। कह दिया है कि इस हॉस्टेज क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए अच्छे और कड़े कदम उन्होंने नहीं उठाए हैं। क्या आपको लगता है कि इसराइल और अमेरिका के संबंधों में भी खटास आ गई है? देखिए, इसके बड़े गंभीर परिणाम अमेरिका और इसराइल के संबंधों पे पड़ेंगे। नेतन्याहू जाहिरन तौर पे जो बाइडेन और एंथनी ब्लिंकन के खिलाफ सोच रखते हैं, और वो समझौते की हाँ हाँ करते जरूर है अमेरिकन दबाव में, पर उस समझौते के लिए नीति नहीं अपनाते हैं। तो बाइडेन का इस समय अल्टीमेटम जैसा देना नेतन्याहू को कि अब हम खुले तौर पे आपकी साख को नहीं बचाएंगे, हम पब्लिकली कहेंगे कि आप खिलाफ हैं हॉस्टेज डील के। अब तक वो थोड़ा मसला तो मुश्किल है कि हमास कितना जिम्मेदार है, पर नेतन्याहू अगर जिम्मेदार हैं तो अब अमेरिका वाले नेतन्याहू को पब्लिकली उस बात के लिए अकाउंटेबल ठहराएंगे। इससे हो सकता है नेतन्याहू पे आने वाले दिनों में इसराइल की जनता का ज्यादा दबाव बढ़े। दूसरी बड़ी मुश्किल बाइडेन की वो है जो शायद यूनाइटेड किंगडम जैसे देश की नहीं है। आप देखें, कल ही यूनाइटेड किंगडम ने अपने 3 बड़े सैन्य समझौतों को खत्म सा कर दिया कि हम आपको 3 तरह की सैन्य सहायता नहीं देंगे, जो कि बहुत ही बड़ा डिसीजन है इसराइल के डिप्लोमेटिक अलाइज के नजरिए से। जो बाइडेन क्या इतना सख्त कदम उठाएंगे नेतन्याहू के खिलाफ जितना यूनाइटेड किंगडम उठा रहा है, ये देखने वाली बात है। पर जाहिर सी बात है, कमला हैरिस अगर आती हैं जो बाइडेन के बाद, तो जो बाइडेन और कमला हैरिस नेतन्याहू से तो बहुत हद तक उलझे रहेंगे, क्योंकि ये बुनियादी सोच का फर्क है। वो लोग चाहते हैं कि फिलिस्तीन का राज्य बने, नेतन्याहू उसके बारे में यकीन कम रखते हैं। वो चाहते हैं कि युद्ध और जंग की और लड़ाई की बातें खत्म हो, किसी तरह का शांति समझौता हो जाए। नेतन्याहू युद्ध और जंग में ही अपना राजनीतिक जीवन ढूंढते हैं। तो बुनियादी तौर पे इन नेताओं में कभी बनने की गुंजाइश तो नहीं है। ट्रम्प आ जाए तो नेतन्याहू के दिन अच्छे आ सकते हैं, और नेतन्याहू और उनके साथी इसी फिराक में है कि डोनाल्ड ट्रम्प आ जाए, जो बाइडेन का बचा कुचा जो भी दबाव है वो अब कुछ महीनों का है।